यह है भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न सेट 2। इसका पहला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। यानी संपूर्ण भारत का बात किया जा रहा है और कितने प्रतिशत भाग पे मैदान विस्तृत है, तो 43%। संपूर्ण भारत को ही 100% मानेंगे और उसका जो 43% भाग है ये भूभाग है, बाकी जल है। ठीक है, आगे देखते हैं डंकन पास किसके बीच स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है। जैसे कि अंडमान देखेंगे आप, ये दक्षिणी, ये उत्तरी अंडमान और यहाँ पे दक्षिणी अंडमान, इसके बीच में जो दिख रहा है ये वाला, यही है डक्कन पास। ठीक है, यानी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है डक्कन पास। ठीक है, ये इधर हो गया छोटा अंडमान, इधर हो गया दक्षिण अंडमान। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। यानी भारत की प्रादेशिक जल सीमा का बात किया जा रहा है। अगर ये देखिए शॉर्टली हम मान के चलिए भारत बन रहा है, ठीक है, हम दोबारा से बनाते हैं, ये ठीक नहीं बना है। ये भारत अगर बन गया है, शॉर्टली समझिए, इसको सही तो बना नहीं है लेकिन समझिए भारत है ये, और जिसकी इसका तट रेखा है यहाँ पे, ठीक है, तट रेखा से यहाँ से 12 समुद्री मील, इधर से 12 मील, ठीक है, 12 मील तक इसका प्रादेशिक जल सीमा है। कितने मील? 12 मील। ठीक है, यानी समुद्री तट से 12 समुद्री मील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीव एक द्वीप है। देखिए दीव कहाँ पे है, तो गुजरात के पास जो दमन द्वीप है वही वाला ये द्वीप है। ये एक क्या है, द्वीप है। क्या है? द्वीप है। ये गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील है। यानी भारत का जो है प्रादेशिक क्षेत्र, जो भारत है इसका जो प्रादेशिक क्षेत्र है, यहाँ से 12 समुद्री मील इसका प्रादेशिक क्षेत्र है, और यहाँ से संलग्न क्षेत्र कितना होगा, तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ से 24 समुद्री मील। यानी अगर टोटल भारत के तट से अगर बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा 36 मील। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, इसमें पूछा गया है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना है, तो ये है 24। यही है प्रादेशिक जल सीमा, यहाँ से यहाँ तक प्रादेशिक जल सीमा हो गया, और यहाँ से आगे कितना है, तो ये 24 मील है। कितना है? 24 मील। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। जैसे कि यहाँ पे हम ऊपर भारत बना रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसको भारत से कौन अलग करती है, तो ये पाक जल संधि। तो इसके बीच जो जल संधि है इसको कौन, इसका नाम है पाक जल संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। अब देखिए भारत का एकांतिक समुद्री मील का बात किया जा रहा है। ठीक है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी जहाँ से भारत इनकम कर सकता है समुद्र में, उस संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील है। जैसे कि अभी हम संलग्न क्षेत्र बताए थे, इससे आगे यहाँ पे भारत है, यहाँ से इसको संलग्न क्षेत्र इसको बोलते हैं, इतना इसका संलग्न क्षेत्र है। इससे आगे यानी 200 मील तक इसका क्षेत्र पड़ता है, जहाँ से भारत मछली उत्पादित करके यानी मछली पकड़कर उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। जो ग्रीनविच टाइम है और यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पास उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है, तो इससे ये कितना आगे है, ये क्या है, आगे है। ठीक है, तो कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, आगे इसलिए बोलेंगे कि जो ग्रीनविच टाइम है ये देखिए पश्चिम में है और भारत हमारा यहाँ पे पूर्वी तट पे पूर्वी हिस्सा में है। अगर ग्लोब में बात करेंगे तो भारत पूर्वी हिस्सा में है और यहाँ से पूरब जाते हैं तो समय पहले होता है, आगे होता है, और इससे जाएंगे तो समय बाद होता है। पश्चिम साइड जाएंगे तो समय बाद होता है। तो अभी हम पूर्वी साइड जा रहे हैं, भारत में जा रहे हैं, तो 5 घंटा 30 मिनट समय आगे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा गया है नहीं गुजरती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो चलिए हम एक ट्रिक देते हैं। इसका ट्रिक है शॉर्टली, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, यानी मी से क्या हो गया, मिजोरम। क्या हो गया, मिजोरम। कहाँ से होकर गुजरती है, तो मिजोरम। त्र से मतलब त्रिपुरा। प से मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से मतलब राजस्थान। ग से मतलब गुजरात। म से मतलब मध्य प्रदेश। छ से मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, गमछा तक हो गया। झा से मतलब होता है झारखंड। हो गया, मित्र पर गमछा झार। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ओडिशा तो कहीं पे आया नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। यानी कर्क रेखा ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना है आपको, मित्र पर गमछा झार। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न है अपना, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे है। यानी क्वेश्चन क्या कहा गया है, भारत का जो ध्रुव है दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से कितना दूर है। तो ये है 876 किलोमीटर। कितना है, 876 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अभी तो इसका ट्रिक दिए थे, यानी मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, ये पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। वही मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। मतलब झार मतलब झारखंड ही रखेंगे, रो का मतलब नहीं होता है लास्ट में। ठीक है, झार तक ही होता है। तो ये टोटल 8 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, ये हो गया टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। झार का मतलब ही होता है झारखंड। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें से झारखंड आ रहा है, तो ये होगा हमारा सही आंसर होगा झारखंड। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यहाँ पे देखिए भारत है, ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी ये जो पूरा हम बॉर्डर बना दिए हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो इसको हटा दीजिए क्योंकि यहाँ से ये सब इधर समुद्र है, इसकी समुद्री तट रेखा छोड़ दीजिए। बाकी जो स्थलीय इधर वाला है इतना, इसकी लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है, इधर है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी भारत के जो दक्षिण में है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी अंडमान निकोबार और जो भारत है, यानी अंतिम बिंदु है भारत के, जो भारत का हिस्सा पड़ता है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? चचाई जलप्रपात, जलप्रपात है तो ये तो नदी पर ही ज़्यादातर पाया जाता है, तो ये बीहड़ नदी है मध्य प्रदेश में, तो बीहड़ नदी पे ये जलप्रपात स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे है नौका, देखिए नौकालिकाई जलप्रपात, किसका है? नौकालिकाई जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? तो पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित है। नौकालिकाई जलप्रपात कहाँ पे है? पूर्वी खासी पहाड़ी। देखिए गारो खासी है, गारो खासी कहाँ पे है? असम में है, और यहीं पे पूर्वी खासी की जो पहाड़ी है असम मेघालय के क्षेत्र में, तो वहाँ पे नौकालिकाई जलप्रपात स्थित है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बरकाना जलप्रपात कहाँ स्थित है? बरकाना जलप्रपात, ये है बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात सीता नदी है जो कर्नाटक में स्थित है, सीता नदी पे ये बना है बरकाना जलप्रपात। ठीक है, आगे देखेंगे, सूचीपारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? सूचीपारा जलप्रपात वायनाड में है। वायनाड कहाँ है? केरल में। सूचीपारा जलप्रपात कहाँ पे है? वायनाड केरल में है। ठीक है, आगे देखेंगे, वेरेईपनी, देखिए वरई पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? वरई पानी जलप्रपात बुधावलंगा नदी पे है। बुधावलंगा नदी पे वरई पानी जलप्रपात, इसे पानी से याद रखिएगा, रखिएगा। देखिए जलप्रपात तो पानी से ही, पानी का ही होता है ना, पानी ऊपर से एक पहाड़ियों से गिरती है, जिसकी ये पहाड़ी ऊपर से नदी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से अचानक अचानक ये फ्लो करने लग गया, तो ये इसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। इधर से पानी आया, यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया पहाड़ी से, इसको बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? बुधावलंगा नदी पे। ठीक है, ये नदी बह रही है और यहाँ से गिर गया, तो बुधावलंगा नदी से, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे कि ये भारत अगर बन गया है, तो इधर है पूरब, इसकी जो समुद्री तट है किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यानी भारत का पूर्वी समुद्री तट, ये पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अभी हम बताए थे कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा देखिए यहाँ से गुजरती है, ऐसे होके गुजरती है ना, यानी यहाँ पे पहले इंटर करती है गुजरात में, इस जगह पे थोड़ा सा राजस्थान पड़ता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है, उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम है। ठीक है, तो इन राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसके उत्तर में कौन सा राज्य है? तो जब यहाँ पे क्या है? मिजोरम, मिजोरम के ऊपर में है मणिपुर, तो इसके ऊपर में क्या बोलेंगे हम? तो मणिपुर है। कहाँ पे है? मिजोरम के ऊपर मणिपुर। ठीक है, जो कि त्रिपुरा के इधर बगल में है। अब देखेंगे कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट का बात किया जा रहा है। कोंकण तट कहाँ पे है? तो देखिए ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय सीमा जो है भारत का, यानी गुजरात से लेके गोवा तक, यहीं पे है कोंकण तट। यानी गुजरात में जो दमन है, दमन गुजरात में, ठीक है, यहाँ से लेके गोवा तक कोंकण तट विस्तृत है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है समतल एवं, देखिए सॉरी, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा विभाग स्थित है? तो कुमायूं हिमालय है। सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं। सतलज नदी कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे, ये अगर आप भारत बनाते हैं, देखिए हमारा भारत है, इसमें बन नहीं रहा है। ठीक है,
ये जो ऊपर से यहाँ पे सिंधु नदी है, इधर सतलज नदी है यहाँ से, ठीक है। तो ये सतलज नदी और ये काली नदी के बीच ये कुमायूं हिमालय है, क्योंकि हिमालय तो ऐसे ही आया है ना। देखिए हम इसको अच्छे से बताते हैं। देखिए ये हिमालय ऐसे करके आया हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पे है कुमायूं हिमालय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो नेपाल हिमालय है। तो हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच, अभी तो काली नदी और हम लोग सतलज नदी का बात किए थे, तो उसी जगह पे जो हमारा कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय के पास जो विभाग है ये कौन सा है? नेपाल हिमालय का विभाग है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान उत्तराखंड में क्या कहे जाते हैं? उत्तराखंड में जो घास के छोटे छोटे मैदान हैं उसको बोलते हैं बुग्याल एवं पयार। बुग्याल एवं पयार, इसको याद रखना है आपको, इसको कहते हैं बुग्याल एवं पयार, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल। देखिए पूर्वी और पश्चिम घाट कहाँ पे मिलता है? तो यहाँ पे तमिलनाडु के पास मिलता है। ये इधर हो जाएगा, देखिए ये हो जाता है इधर से केरल और ये हो जाता है इधर से तमिलनाडु। तो ये पूर्वी और पश्चिमी घाट को जो मिलाती है यहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट की श्रेणियों का सम्मिलित स्थल को नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे 29वां नंबर प्रश्न हमारा, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो धौलाधार जलप्रपात और पीरपंजाल में है। धौलाधार और पीरपंजाल के बीच ये पर्वत श्रेणी है, अभी जलप्रपात का बात नहीं करेंगे। यहाँ पे धौलाधार और पीरपंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच कुल्लू घाटी अवस्थित है, ठीक है। कुल्लू घाटी कहाँ पे है? धौलाधार और पीरपंजाल के बीच, ठीक है। अगला देखेंगे, हिमालय का उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? हिमालय का जो उत्पत्ति हुई है तो किस भूसंतति से हुई है? तो टेथिज क्या है? एक भूसंतति का नाम है। टेथिज भूसंतति से ही हिमालय का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं नववलित पर्वत। हिमालय को क्या बोलते हैं? नववलित पर्वत। और लेटेस्ट हुआ है तो टेथिस संतति भूसंतति जो हुआ है, भूसंतति को बोलते हैं टेथिस संतति, और इसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है, जो अभी हम जानते हैं धार्मिक स्थलों के नाम से नंदा देवी। यही उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 32वां प्रश्न, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पाद प्रदेश को बोले तो देखिए ये पाद प्रदेश अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है इसको इंग्लिश में याद रखिए, फुटहिल रीजन। हिमालय का फुटहिल रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक पाद प्रदेश यहाँ पे है, शिवालिक पाद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब कहेंगे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण ही देखिए मध्य हिमालय के बीच में है शिवालिक पर्वत श्रेणी, और शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक भूसंतति से। किससे हुआ है? सेनोजोइक भूसंतति से, ठीक है। तो हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला अंतिम प्रश्न है हमारा, लास्ट अंतिम है, नंदा देवी स्थित है। ये आपको पता होगा, नंदा देवी उत्तराखंड में, अभी तुरंत हम बताए थे, ये धार्मिक स्थल है नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। लास्ट आजकल अंतिम प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। भारत का ये जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है, ठीक है। और अगर अभी तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी तक अगर लाइक नहीं किया, सबसे पहले आप लाइक करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, जिससे कि ये जानकारी आपके अन्य दोस्तों और आपके परिवारों तक पहुँचे, जिससे कि उनको भी ये प्रैक्टिस करने में आसानी हो। हम भूगोल का भी सेट लेके आ रहे हैं और ये
इतिहास का सेट लेके आ रहे हैं। आज का ये भूगोल का दूसरा सेट था और आज से पहले हमारा इतिहास का भी सेट आ चुका है। आप उसे जाके ज़रूर देखें और कोशिश करें कि हमारा हर सेट को लगाएंगे तो आने वाले परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।